कहानी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं जो अपने भाई पीटर के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी बीवी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही पीटर की वाइफ मैरी और उसका बेटा क्रिस्टन ट्रेन से उतरते हैं। जॉन उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो कई सालों बाद उनसे मिला था। जॉन गर्व से उन्हें पीटर से मिलवाता है और तीनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि उसे शहर में कुछ काम निपटाना है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएगा। उनके बैलगाड़ी में बैठते ही कपल उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जॉन उन्हें कहता है कि उन्हें बस अगले शहर उतरना है। इसी बीच तांगे का ओनर वहाँ जाता है और ये कहकर कि कुछ गलती हुई है उस कपल को नीचे उतार देता है और उनकी जगह दो खतरनाक अपराधी पॉल डेलरू और उसके साथी लेस्टर जो अभी अभी जेल से छूटे थे उन्हें तांगे पर बिठा देता है। जॉन ये देखकर थोड़ा बेचैन हो गया, मगर खतरे को भांपकर उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा, ये सोचते हुए कि अगले शहर में उन्हें उतरना ही है। शाम को जब पॉल और उसका साथी नशे में होते हैं तब जॉन अपने बेटे क्रिस्टन को इस शहर के बारे में बताता है। क्रिस्टन अपने फादर से पूछता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जानवर होंगे। जॉन कहता है नहीं, अगर होंगे भी तो हम उन्हें मारकर शहर में बेच देंगे। हमारा घर शहर से बस कुछ ही दूरी पर है, इसलिए तुम वहाँ बोर नहीं होंगे। हम मिलकर कल एक साथ शिकार भी करेंगे। उसी वक्त पॉल मैरी से बात करते हुए उसे शराब ऑफर करता है, लेकिन मैरी बिना झिझके उसे पीने से मना कर देती है। पॉल मुस्कुराते हुए बोला कि अगर यहाँ पीने को दिया जाए तो पीना पड़ता है, जिसके बाद जॉन मैरी से कहता है कि ये घूंट पी लो, ये इनकी रस्म है। वो जॉन की बात रखते हुए थोड़ी सी शराब पी लेती है। पॉल उसकी ओर देखते हुए कहता है कि तुम बोल भी सकती हो या नहीं? अच्छा है, क्योंकि मेरी बीवी भी बोल नहीं सकती। बचपन में डाकुओं ने उसकी जबान काट दी थी क्योंकि वो उससे तंग आ गए थे। गर्मी से बेहाल मैरी जब पसीना पोंछ रही होती है तब पॉल उससे कहता है कि तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी ना, पर इसका हल है मेरे पास। ये कहते हुए उसकी ड्रेस में हाथ डाल देता है। जॉन ने उसे धमकाते हुए उसे मैरी से दूर रहने को कहा, पर उसके कुछ करने से पहले ही पॉल का साथी लेस्टर उस पर बंदूक तान देता है। वो जॉन को ये कहते हुए कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मैरी को अपनी गोद में लेता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। ये सब होता देख जॉन मैरी से डैनिश में कहता है कि पॉल के कान पर काट लो। जैसे ही मैरी ऐसा करती है जॉन तुरंत लेस्टर से बंदूक छीन लेता है। हाथ में बंदूक लिए वो हालात को काबू करने की कोशिश करता है और क्रिस्टन को बिना डरे दूसरी बंदूक भी उठाने के लिए कहता है, पर क्रिस्टन के नीचे झुकते ही लेस्टर ने उसे पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। वो जॉन को धमकी देता है कि अगर वो तुरंत गाड़ी से नहीं उतरा तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। जॉन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो उसे गाड़ी से नीचे धकेल देता है। जॉन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर वो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाता। कुछ देर बाद जब वो उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंचता है तब उसे अपने बेटे की लाश रास्ते में पड़ी हुई मिलती है। क्रिस्टन को मरा देख जॉन पूरी तरह टूट जाता है। वो जल्दी से उसकी लाश कंधे पर उठाता है और मैरी को खोजते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे रास्ते पर पड़ी हुई दो और लाशें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक लाश कोचमैन की थी। जॉन जल्दी से कोचमैन की बंदूक उठाता है और लेस्टर को शूट करके उसे मार डालता है। पॉल अपनी जान बचाते हुए जंगल की ओर भागा, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वो जॉन से कहता है कि उसने उसकी बीवी को छुआ तक नहीं। वो गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगता है, मगर जॉन उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और उसे मार डालता है। जॉन ने जब तांगे का दरवाजा खोला तो उसे उसके अंदर मैरी की लाश मिली, जिसका उन्होंने रेप कर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अगली सुबह जब पीटर जॉन से मिलने उसके घर पहुंचता है तब घर के आसपास घोड़ों को देखकर वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। सावधानी बरतते हुए जब वो घर के अंदर आया तब उसकी नजर जॉन पर जाती है, जो मैरी और क्रिस्टन के शवों के पास बैठकर रो रहा था। पीटर अपने भाई को संभालते हुए पूछता है कि ये सब किसने किया। जॉन जवाब देता है कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, वो अजनबी थे। गम में डूबे हुए वो दोनों भाई रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इन मुश्किल हालातों में वही एक दूसरे का सहारा थे। अपने परिवार की मौत से जॉन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में निराशा थी, क्योंकि जिसके साथ वो इस शहर में बसने आया था वो अब मर चुके थे। अब हम हेनरी डेलारू को देखते हैं, जो अपने भाई की मौत की खबर मिलते ही अपने आदमियों को लेकर शहर पहुंच चुका था। हेनरी, जो अपनी बेरहमी और क्रूरता के लिए जाना जाता था, वो घोड़े से उतरकर सीधा मेयर के पास आता है। मेयर डेलारू से कहता है कि आपके 2 लोग मारे गए, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहर के किसी भी आदमी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं। डेलारू पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, जिसपे मेयर और बाकी के लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मरने वाले उन 2 लोगों में उसका भाई पॉल भी शामिल है। अपने भाई की मौत से डेलारू बहुत गुस्से में था। वो मेयर से कहता है कि जब इसकी बीवी से देखे तो उसके मुंह से शराब की बूंद आनी चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ। वो शेरिफ से पूछता है, क्या तुमने कातिल को पकड़ा? मुझे बताओ मेरे भाई का कातिल कौन है। शेरिफ बोला, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, हमें नहीं पता ये सब किसने किया। डेलारू शेरिफ से कहता है कि आज हमने 2 जानें गंवाई, जिसमें से एक मेरा अपना खून था। उस आदमी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। शेरिफ कहता है 2 घंटे में उसे पकड़ना नामुमकिन है, जिस पर डेलर जवाब देता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देता हूँ।
मगर तब तक के लिए मुझे तुम्हारे 2 लोग चाहिए जिन्हें मैं मार सकूं। वो 2 आदमी चुनने की जिम्मेदारी मेयर को देता है और कहता है अगर 2 घंटे में तुमने मुझे 2 आदमी चुनकर नहीं दिए तो मैं 2 की जगह 4 को मारूंगा। डेलारू की धमकी से मेयर बुरी तरह डर जाता है और वो एक बूढ़ी औरत और एक अपाहिज को चुनता है। मेयर मिस ब्रॉस्की से कहता है कि उनके मरने के बाद वो उसके पोते डैन का पूरा ध्यान रखेगा और स्टोर चलाने में उसकी मदद करेगा। कुछ देर बाद जब उन्हें बाहर लाया जाता है, डेलारू बड़ी बेरहमी से सबके सामने उन्हें गोली मार देता है। यही नहीं, वो वहाँ मौजूद 2 और लोगों को गोली मार देता है, ये कहते हुए कि एक बूढ़ी औरत और एक अपाहिज इंसान इतना काफी नहीं था। वो कस्बे के लोगों से कहता है कि जब तक मेरे भाई का कातिल नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए हर महीने 80 नहीं बल्कि $160 देने होंगे। कस्बे के लोग काफी डरे हुए थे पर कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो बिना कोई विरोध किए उसकी सारी शर्तें मान लेते हैं। शाम को सभी लोग पॉल के शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं और उसे दफना देते हैं। डेलारू पॉल की वाइफ मेडलिन से कहता है कि वो जल्दी उस आदमी को ढूंढ लेगा जिसने पॉल को मारा है और फिर उसे अपने हाथों से मारूंगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और फिर हम दोनों मिलकर यहाँ राज करेंगे। डेलारू के इतना बोलते ही मेडलिन के चेहरे की उदासी तुरंत गुस्से में बदल जाती है और वो उसे शांत रहने को कहती है। मेडलिन को गुस्से में देख डेलारू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसी समय जॉन और पीटर भी मैरी और क्रिस्टन को दफना रहे होते हैं। गहरे दुख और बढ़ते बदले की आग से भरे दोनों भाई तय करते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे और पश्चिम की ओर चले जाएंगे। अगले दिन जब जॉन अपने भाई पीटर के साथ शहर पहुँचता है तब अपनी बेहतरीन निशानेबाजी के लिए मशहूर ये दोनों भाई जल्द ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो लेडी जो उस दिन जॉन से स्टेशन पर मिली थी, उसे शक था कि पॉल की मौत के पीछे इनका हाथ हो सकता है, इसलिए वो बिना देरी किए शेरिफ को उनकी मौजूदगी की खबर देती है। पीटर होटल के अंदर आता है और डैन से उसकी दादी के बारे में पूछता है। डैन बताता है कि डेलारू ने उन्हें मार दिया, अब ये स्टोर मैं चलाता हूँ। पीटर डैन से कहता है कि मैं और मेरा भाई वेस्ट की ओर जा रहे हैं, मेरे पास कुछ स्किन्स हैं, अगर तुम इन्हें खरीद लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनते ही वो समझ जाता है कि पॉल को जरूर इन्होंने ही मारा है। डैन पूछता है तुम दोनों को गोली चलानी आती है ना, जिस पर पीटर जवाब देता है हाँ आती तो है। डैन बोला इन्हें हराने के लिए हमें तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, पर पीटर कहता है जानते हो जब पहले मैं एक सोल्जर था तब जंग के दौरान मैंने एक सबक सीखा था कि उस लड़ाई में कभी मत पड़ो जिसमें लगे कि तुम हार जाओगे। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं जो अपनी जमीन का टुकड़ा मेयर को बेचने की कोशिश कर रहा था। मेयर उसे बताता है कि मैं तुम्हें $150 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। डेलारू के नए टैक्स और बढ़ते खतरों ने जमीन की कीमत गिरा दी है, इसलिए सभी लोग अपनी जमीन बेचकर यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो, शायद डेलारू को वो आदमी मिल जाए जिसने उसके भाई को मारा है, फिर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और जमीन की कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। जॉन पूछता है कौन सा आदमी, जिस पर मेयर उसे बताता है कि डेलारू का भाई कल जेल से छूटकर जब वापस आ रहा था तब किसी पागल ने उसे मार दिया। जॉन को एहसास होता है कि जिस आदमी को उसने मारा था वो असल में पॉल डेलारू था। इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में पड़े वो कम दामों में मेयर को वो जमीन बेच देता है और पैसों को अपने जूतों में छिपा लेता है। अब हम डेलारू को देखते हैं जो एक बड़ी ऑयल कंपनी के कुछ व्यापारियों से डील कर रहा था। वो डेलारू को पैसे देते हुए कहते हैं कि स्टैंडर्ड अटलांटिक एक मॉडर्न ऑयल कंपनी है, इसलिए हमें अपने काम को सिविलाइज दिखाने की जरूरत है। सेना में इस्तेमाल किए गए तरीकों से अब तुम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपने हिंसक तरीकों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अब बताओ इस शहर की जमीन हथियाने में कितना समय लगेगा। डेलारू कहता है कि अगर आप मुझे अपने तरीके से काम करने दें तो मैं 3 हफ्तों में ये जमीन खाली करा दूंगा। वो डेलारू से कहते हैं ठीक है हम इंतजार करेंगे, और ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो जैसे ही शहर से जाने वाला था गांव वाले हथियार लिए उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। जॉन शेरिफ से कहता है पीटर को जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो तो वहाँ था भी नहीं। पर शेरिफ जॉन से बोला कि इसने डिप्टी मार्शल का जबड़ा तोड़ा है जिसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने डेलारू को पैगाम भिजवा दिया है, उसके लोग यहाँ आते ही होंगे, उसने हमारी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। पहले वो एक अच्छा आदमी हुआ करता था लेकिन जंग के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा बन गया। तुमने उनके साथ वही किया जो वो हमारे साथ करते थे। अगर तुम थोड़ा हमदर्दी दिखाते हुए उस रात पॉल को ना मारते तो आज वो चारों जिंदा होते। मैं डेलारू की मदद करते हुए शहर में कानून बनाए रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी की जान ना जाए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद डेलारू के लोग शहर पहुंचते हैं और जॉन को घसीटते हुए स्टेशन से बाहर निकालते हैं। एक आदमी जॉन से पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुम सिपाही हो, तुमने किसके लिए जंग लड़ी है। जॉन जवाब देता है कि मैंने जर्मन्स के खिलाफ जंग लड़ी है। जॉन के बस इतना कहते ही वो उसे एक जोर का घूंसा मारता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने अड्डे पर ले आते हैं और उसे रस्सियों से बांधकर डेलारू के घर के सामने लटका देते हैं।
उसे कड़कड़ाती धूप में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। डेलारू मैडलिन को लेकर जॉन के पास आया और बोला कि ये है वो आदमी जिसने तुम्हारे पति को मारा है। जॉन समय न गवाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरी बीवी का रेप किया और मेरे बच्चे को बेरहमी से मार डाला, वो इसी के लायक था। डेलारू जॉन की अब एक भी बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो जॉन को घूंसा मारकर उसे चुप करा देता है और कहता है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो। उसके सजा देने का तरीका बेरहम था। वो जॉन को रस्सियों से बंधा हुआ छोड़ देता है ताकि बिना खाना और पानी के इस कड़कड़ाती धूप में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाए। वक्त गुजरने के साथ सूरज तपता रहा, जिससे गर्मी बढ़ती गई। जॉन की हालत खराब हो चुकी थी और उसके ऊपर गिद्ध मंडराने लगे थे। उसी दोपहर मेयर डेलारू से मिलने उसके घर आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो यहाँ जॉन की मदद करने आया हो, लेकिन जल्द ही उसकी असली नीयत सामने आ जाती है। वो डेलारू को उसके असली नाम से पुकारता है और उससे कहता है कि क्या मैं जॉन के जूते ले लूं? हेनरी दोस्ताना अंदाज में बोलता है, ले लो। यहाँ हम देखते हैं कि हेनरी और मेयर के बीच में कुछ तो संबंध है जो किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया था। ये कहते हुए कि ये लोग जल्द ही तुम्हें मार देंगे, वो जॉन से उसके जूते और उसमें रखे पैसे चुरा लेता है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो अभी भी जेल में बंद था। शेरिफ कहता है, मैं चर्च जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक इस पर नजर रखना। शेरिफ के जाते ही पीटर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो मार्शल की ओर पीठ करके बैठ जाता है और अपने तीखे शब्दों से उसे भड़काने की कोशिश करता है। वो मार्शल से कहता है कि ये जगह सच में खूबसूरत है, लेकिन तुम तो दांत तुड़वाने से पहले ही बदसूरत थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई औरत मिल जाए जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि इस शक्ल के साथ तुम्हें कोई और नहीं मिलेगी। मार्शल कहता है, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पीटर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसकी बेइज्जती करना जारी रखता है। पीटर के इतना बोलते ही डिप्टी मार्शल गुस्से में आ जाता है। वो उसे मारने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, पीटर उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारकर जेल से भाग जाता है। अब हम डेलारू को देखते हैं जिसे पॉल के मरने का जरा भी गम नहीं था। वो पॉल की वाइफ मैडलिन को अब अपनी रखेल की तरह देख रहा था। डेलारू उस रात जबरदस्ती मैडलिन के साथ संबंध बनाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने लंबे समय से इन पलों का इंतजार किया है? मुझे यकीन है तुमने भी किया होगा। मैडलिन के चेहरे पर लगी चोट उसके बिना बोले उसकी सारी आपबीती बयां कर रही थी। वो मैडलिन से कहता है, डाकुओं ने बचपन में जो तुम्हारे साथ किया वो डरावना था, मगर तुम्हारा गूंगापन मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा और तुम्हें न्यू ऑरलीन्स की रानी बनाकर रखूंगा। कुछ देर बाद जोरों की बारिश होने लगती है। पीटर जॉन को बचाने के लिए डेलारू के अड्डे पर आ जाता है। भूख और प्यास से बेहाल रस्सी से बंधा हुआ जॉन पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। ठंडी हवाओं ने उसके शरीर को इस कदर तक कमजोर कर दिया था कि अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पीटर देखता है कि 2 गार्ड्स जॉन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो दीवार के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। उनमें से एक आदमी जब पानी पीने के लिए अंदर आता है तब उसकी नजर मैडलिन पर पड़ती है, जिसकी आंखों में गुस्सा और बगावत साफ झलक रहा था। वो जब चेक करने के लिए उस जगह पर पहुंचता है तब देखता है कि वो मर चुका है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीटर चाकू से उस पर हमला करके उसे मार डालता है। मैडलिन खिड़की से ये सब देख रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। उसकी एक खामोशी इस बात का इशारा थी कि अब वो इस तरह और घुट घुट कर नहीं जी सकती। पीटर जल्दी से जॉन के पास आता है और रस्सियों को काटकर उसे छुड़ा लेता है। वहाँ से बाहर निकलते समय वो गेट पर मौजूद 2 और लोगों को भी मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनते ही डेलारू पीटर पर निशाना साध कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। पल भर में डेलारू और उसके आदमी जल्दी से अपने घोड़े निकालते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। घोड़े पर सवार जब वो वेस्ट की ओर बढ़ रहे थे तब जॉन की हिम्मत जवाब दी जाती है। वो लगाम पकड़ नहीं पाता और घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। पीटर समझदारी दिखाते हुए तुरंत उसे अपने घोड़े पर लाद लेता है और सुरक्षित जगह पहुंचते ही उसे चट्टानों के बीच छिपा देता है। मैं जल्द ही लौट आऊंगा, ये कहकर पीटर जॉन के हाथ में अपनी बंदूक थमा देता है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को सबके सामने चारे की तरह पेश किया ताकि उनका ध्यान जॉन से हटा सके। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो उसका गला पूरा सूख चुका था और शरीर प्यास से बेहाल था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से गड्ढे की ओर बढ़ता है और उसमें जमा गंदा पानी पीने लगता है। तभी उसे पास से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर नजर घुमाता है और देखता है कि डेलर उसी की तरफ आ रहा है। जॉन तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर खून से सने अपने भाई पीटर पर जाती है, जिसे डेलारू ने बेरहमी से मार दिया था। ये देखने के बाद जॉन के अंदर उठ रही आग और भी भड़क जाती है और वो डेलारू से बदला लेने की ठान लेता है। उसी दोपहर जब डेलारू अपने साथियों के साथ घर लौटता है तब वो देखता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। यही नहीं, उसने तेल बेचकर आज तक जितना भी पैसा कमाया था, मैडलिन उसे चुरा कर भाग चुकी थी। दूसरी तरफ हम मैडलिन को देखते हैं जो पैसों से भरा बैग लेकर स्टेशन पहुंच गई थी। वो जल्दी से ट्रेन में घुसती है और 3rd क्लास कोच में आकर बैठ जाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके चेहरे पर डर और घबराहट को साफ देखा जा सकता था।
ट्रेन के चालू होते ही उसकी जान में जान आती है, इस उम्मीद में कि जल्दी उसे इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। वो मन ही मन खुश होती है, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। खिड़की से दिखने पर उसे डेलारू के लोग नजर आते हैं जो उसे पकड़ने के लिए ट्रेन का पीछा कर रहे थे। इससे पहले कि उसे भागने का समय मिल पाता, वो लोग ट्रेन रोककर उसे पकड़ लेते हैं। मेडलिन को जब बेस पर लाया जाता है तब डेलारू उसे खींच के थप्पड़ मारता है। वो मेडलिन से कहता है, मेरे भाई ने तुम्हें लुटेरों से बचाया, मगर वो कभी तुम्हें बदल नहीं पाया। अफसोस, अब तुम्हें मरना होगा। डेलारू का राइट हैंड कहता है, इसे मारने का क्या फायदा, हम सब इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डेलारू को उसका ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने लोगों से कहा, आज रात इसके जितने मजे लेने हैं ले लो, और जब मन भर जाए तो इसका गला काट देना। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो पानी की तलाश में क्रीक शहर की बंजर जमीन पर भटकते हुए मिस विशलर के घर पहुंचता है। जॉन को देखते ही फिसलर उस पर बंदूक तान देती है और उस पर गोली चलाते हुए उसे घर से दूर रहने को कहती है। जॉन तुरंत अपनी बंदूक नीचे रख देता है और पास के कुएं में जाकर पानी निकालने लगता है, पर उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। उसकी हालत देखकर विसलर को उस पर तरस आ जाता है और वो कहती है कि ये पानी पीने लायक नहीं। इसके बाद वो जॉन को घर के अंदर बुलाती है और उसे खाना और पानी देती है। मिस विसलर जॉन को बताती है कि डेलैंड उसके पति को मार दिया है, अब हमारा यहाँ कोई भविष्य नहीं। अगर तुम यहाँ रुके तो वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए हमारे साथ चलो। लेकिन जॉन को अपने परिवार की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। उसी रात मेयर जब काम कर रहा होता है तब जॉन बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाता है। वो मेयर को धमकाते हुए उससे अपने जूते और चुराए हुए पैसे वापस मांगता है। जॉन की सख्त आवाज और बंदूक देखकर मेयर बुरी तरह डर चुका था, इसलिए वो जल्दी से उसके जूते और पैसे वापस लौटा देता है। पूछताछ करने पर जॉन को पता चलता है कि उसने विशलर की जमीन खरीद ली है। जॉन मेयर पर दबाव डालते हुए उसे सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन उसने डेलारू को उसके असली नाम से क्यों पुकारा, जबकि बाकी लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। मेयर पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन जॉन के लगातार दबाव डालने पर सच सामने आ जाता है। वो कबूल करता है कि वो डेलारू के लिए काम करता है। उसने यहाँ के लोगों से जमीनें खरीदी और उसे डेलारू को सौंप दी ताकि वो इस पूरे शहर पर कब्जा कर सके। वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक बिजनेसमैन है जो एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, और जॉन से अपनी जान की भीख भी मांगता है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे सजा देने के लिए उसी के बनाए हुए ताबूत में उसे बंद कर देता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। इसके बाद जॉन मिस ब्रॉस्की की दुकान पर आता है जिसे अब डैन चला रहा था। वो डैन से रिवॉल्वर, चाकू और केरोसिन की बोतलें मांगता है और डैन से कहता है कि तुम शेरिफ को जाकर बताओ कि मेयर ने हमसे गद्दारी की है। वो सारी जमीनें जो उसने खरीदी थी वो उसकी नहीं थी, वो इन्हें डेलारू को बेच दिया करता था। डेलारू को यकीन है कि इस जमीन से निकलने वाला तेल लाखों डॉलर्स का है, इसीलिए वो शहर के लोगों को धमका कर रखता है ताकि वो यहाँ कब्जा कर सके। डैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों भाई अकेले उसका मुकाबला कर लोगे? मुझे इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करनी है और मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। पर जॉन कहता है, माफ करना, मेरा भाई मर चुका है और तुम अभी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। ऐसा कहते हुए वो अपनी गन लोड करता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जॉन मेयर की लाश को एक कॉफिन में डालकर डेलारू के घर भेज देता है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। कॉफिन खोलने पर डेलारू को मेयर की लाश मिलती है, ये कहते हुए कि इस बेवकूफ मेयर ने खुद ही अपनी कब्र खोदी है। वो अपने आदमी को उसे जलाने के लिए कहता है। उसी समय डैन उनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ आग लगा देता है और एक के बाद एक उन पर कई गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डेलारू के दो आदमी आग देखकर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जॉन घात लगाकर उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो एक एक कर उन्हें मार गिराता है। हालात बिगड़ते देख डेलारू और उसके बचे हुए साथी जल्दी जल्दी अपनी बंदूकें लोड करते हैं और घुसपैठियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर डैन अपनी बंदूक लेकर तेजी से छत पर चढ़ जाता है और एक आदमी को शूट करके उसे मार डालता है, लेकिन डेलारू का एक साथी जिसे डैन की मौजूदगी की भनक लग चुकी थी, उसका पीछा करते करते सीधे मेडलिन के बेडरूम तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो डैन को गोलियों से भून देता है। डैन के मरते ही छत से केरोसिन टपकना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टपकता हुआ केरोसिन उसकी जलती हुई सिगरेट पर गिर जाता है, जिससे उस आदमी के शरीर में आग लग जाती है। उसे तड़पता देख उसके पास खड़ा दूसरा आदमी उसे गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन जैसे ही बेस के नीचे मौजूद खाली जगह से बाहर निकलता है, उसकी नजर डैन पर पड़ती है जो अब मर चुका था। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर वो देखता है कि डेलारू के राइट हैंड ने मेडलिन को बंदी बना लिया है। वो जब मेडलिन को ढाल बनाकर छत के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है, तब जॉन सटीक निशाना सानते हुए उसके पैरों पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो जॉन पर लगातार कई गोलियां चलाता है, मगर जॉन को एक खरोच तक नहीं आती। एक दूसरा आदमी जो गोलीबारी से जॉन की पोजीशन का अंदाजा लगा चुका था, वो दूसरी ओर से जॉन पर फायरिंग करता है और उसकी एक गोली जॉन को लग जाती है। वो आदमी जब जॉन को मारने के लिए उस जगह पर पहुंचता है, तब जॉन अचानक उस पर चाकू से हमला कर देता है। फिर वो बाहर निकलता है और उस पर गोली चलाकर उसे भी मार डालता है।
जॉन की बाहर आते ही डेलारू उसे देख लेता है और पीछे से उस पर गोली चला देता है, जिससे जॉन बुरी तरह इंजर्ड हो गया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वो जॉन के नजदीक आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुमने मेरे ही सारे आदमियों को मार दिया, अब तुम्हें भी मरना होगा। वो जॉन को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ मैडलिन आ जाती है और उस पर गोली चला देती है। मौका पाकर जॉन फिर से खड़ा होता है और बंदूक से डेलारू की खोपड़ी उड़ा देता है। डेलारू के मरते ही जॉन और मैडलिन भी एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, जिससे माहौल में गहरी खामोशी छा जाती है। एक आदमी की वजह से उन दोनों ने अपना बहुत कुछ खोया था, इसलिए बिना कुछ कहे वो अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। कुछ देर बाद शेरिफ अपने आदमियों के साथ बेस पर पहुंचता है। वो जॉन को शहर बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और कहता है कि सालों से हम इसी उम्मीद में थे कि काश कोई तुम्हारे जैसा आए और हमें इन जानवरों से बचाए। लेकिन तभी मैडलिन को जिंदा देखकर शेरिफ का चेहरा उतर जाता है। वो जॉन से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जॉन शेरिफ से कहता है आपसे ये मेरे साथ रहेगी, अच्छा यही होगा कि तुम वापस शहर लौट जाओ। शहर को इन दरिंदों से आजाद कराने के लिए शेरिफ जॉन का शुक्रगुजार था, इसलिए बिना कुछ कहे वो अपने साथियों के साथ वापस लौट जाता है। शेरिफ के वहां से जाते ही जॉन और मैडलिन अपने अपने घोड़े तैयार करते हैं और वेस्ट की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।